नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेला में आपका स्वागत है। हम बीएड विद्या वर्ष के अंदर जो अनिवार्य विषय है समावेशी शिक्षा का निर्माण, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए हमने समावेशी शिक्षा के रूप में हमने जो पिछले 3 यूनिट के अंदर जो अध्ययन किया था, इसमें समावेशी शिक्षा का अर्थ है, परिभाषा है, उसका उद्देश्य है, विशेषता है, इसके बारे में इसका अध्ययन किया। उसके बाद अपने कई जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन्होंने सम्मेलन, उनके बारे में क्या विचार थे उनके, किस प्रकार से उन्होंने इन अभिसमयों के अंदर समावेशी शिक्षा के लिए प्रावधान किया या उस समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया, उसके संबंधित प्रबंध किए, है ना, उसके बारे में अध्ययन हमने उसमें किया। तो इसी के साथ साथ हमने अक्षमता के बारे में विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार समावेशी शिक्षा के रूप में बच्चों के अंदर एक सामान्य कक्षा के अंदर, सामान्य क्लास के अंदर उठा करके बच्चों को आत्मविश्वासपूर्ण रूप से शिक्षा दी जाती है, इसके बारे में भी अध्ययन किया। तो हमने अब इस यूनिट है जो इसके अंदर हम समावेशी पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। तो समावेशी पाठ्यक्रम के अंदर हमने अध्ययन किया कि उसकी परिभाषाएं अर्थ के रूप में हम कहते हैं कि समावेशी पाठ्यक्रम एक व्यापक पाठ्यक्रम होता है जिसके अंदर सभी बच्चों का ध्यान रखा जाता है, सभी बच्चों की उपयोगिता का, उसकी योग्यता का ध्यान रखा जाता है। तो इसके साथ साथ हमने विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन किया था कि जो विज्ञान इसमें व्यापकता होती है, इसमें लचीलापन होता है पाठ्यक्रम के अंदर। तो इसी के आधार पर हमने कई सार्वभौमिकता की बात की थी कि वो पाठ्यक्रम सार्वभौमिक होता है, सभी जगह पे लगभग समान होता है और इसके अंदर वैज्ञानिकता भी होती है। और जो लास्ट वीडियो है उसमें हम समावेशी पाठ्यक्रम के सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो समावेशी पाठ्यक्रम के सिद्धांतों के बारे में हमने मुख्य रूप से जो 6 पॉइंटों का अध्ययन किया था, उसके अंदर हमने देखा था कि शिक्षण विधियाँ बहुत बड़ी महत्व रखती है इस पाठ्यक्रम के अंदर, कि किस प्रकार की शिक्षण विधि का उपयोग करना है ताकि वो छात्रों के लिए उपयोगी हो सके। प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। तो हमने देखा था कि व्यक्तिगत शिक्षण विधियाँ भी हो सकती हैं, मिश्रित शिक्षण विधियाँ भी हो सकती हैं। जिस प्रकार से एक शिक्षक अनुभव करे कि इस प्रकार की विधियों के माध्यम से बच्चे को सिखाया जा सकता है, एक व्यक्तिगत रूप से उस बच्चे को सिखाया जा सकता है, उस प्रकार की विधि का वो उपयोग करता है। इसी के बाद में जो बात आई थी टीचिंग अधिगम जो सामग्री है, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री है, TLM है। तो TLM में भी वही बात है कि TLM के अंदर भी हम उसकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, एक बच्चे की योग्यता को ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग प्रकार की उपयुक्त जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसका उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से पाठ्य पुस्तक हो गई, ग्राफ हो गया दृश्य सामग्री के रूप में, ऑडियो वीडियो हो गई, है ना, सुनने के लिए जो ऑडियो की जो टेप रिकॉर्डर हो गया तो टेप रिकॉर्डर का उपयोग भी हम कर सकते हैं, वीडियो क्लिप का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के विषयों की जो श्रव्य दृश्य सामग्री है उसका उपयोग किया जा सकता है। और इसी के साथ ही हमने जो तीसरा पॉइंट अपने अध्ययन किया था वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी होती है, उस किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो सिद्धांत है उसके अंदर हमने कहा था कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो सहभागिता लिए हो, सभी छात्रों को संपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करे, किसी भी छात्र को ऐसा न लगे कि वो इस शिक्षण प्रक्रिया से अलग है, यानी कि वो शिक्षण प्रक्रिया सभी के लिए प्रभावी हो, सभी के उसके रूप में हिस्सेदारी हो उसके अंदर। इसके साथ ही छात्रों को पूर्ण सहभागिता को भी महत्व दिया जाता है, या फिर उसके अंदर हम कह सकते हैं कि वो जो छात्र है वो रुचिपूर्ण तरीके से उस शिक्षण या उस अधिगम को ग्रहण कर सके, उसकी रुचि के अनुसार हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रत्येक बच्चे के लिए प्रभावी बनाने का प्रयास इसके अंदर किया जाता है। फिर है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सिद्धांत। इसके बारे में हमने जो किया था कि जो मेन पाठ्यक्रम होता है उसके साथ साथ जो भी गतिविधियाँ अतिरिक्त करवाई जाती हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया, यानी कि जो पाठ्यक्रम के साथ साथ गमन करती हैं वो क्रियाएँ होती हैं, उनका भी अधिक महत्व है, वो भी विविधता लिए होनी चाहिए जिस प्रकार की बच्चों के अंदर योग्यता है।
इसके साथ साथ छात्रों की रुचि और योग्यता के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं का निर्धारण किया जाए, जैसे कि सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक छात्र उसकी जो क्रिया है उसमें सहभागिता बढ़े, उसमें भाग ले। उसमें क्या है, किसी प्रकार की जो सहगामी क्रिया है विद्यालय में हो रही हैं, वो अपनी योग्यता के अनुसार उसमें भाग ले, अपने आप को क्रिया से रख सके, अपने आप को नीरस न समझे, अपने आप को अलगाव की स्थिति में न लाए, अपने आप को हीन भावना से ग्रसित न कर पाए। इस प्रकार का प्रयास हमें विद्यालय स्तर पर करना चाहिए। और इस प्रकार के पाठ्यक्रम जो होता है समावेशी, वो इसका प्रयास करता है कि वो प्रत्येक जो बालक है वो अपने सुनिश्चित कर सके, अपने आप को सीखने के लिए तत्पर कर सके, चाहे वो पाठ्य सहगामी क्रिया के माध्यम से हो, चाहे विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों के माध्यम से हो, जहाँ पाठ्यक्रम के अंदर उसे लचीलापन ला करके उसकी योग्यता के अनुसार उस टॉपिक को सिखाने का प्रयास किया जाए। तो पाठ्य सहगामी क्रिया के अंदर या फिर उस हम कह सकते हैं कि समावेशी पाठ्यक्रम के अंदर प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान में रखते हुए उसका जो अधिकतम स्तर है उसको उच्च बनाने का प्रयास किया जाता है और उसमें सर्वांगीण विकास करने का भी प्रयास किया जाता है। फिर आता है जीवन कौशलों के संबंधी सिद्धांत, जो कि लाइफ स्किल्स हैं उससे संबंधित भी सिद्धांत काम करता है कि जो लाइफ के अंदर जो अनुभव होते हैं, व्यावहारिकता होती है, इसको भी सिखाने के लिए वो जो समावेशी पाठ्यक्रम है वो प्रयास करता है, जिसके अंदर वो बालक निर्णय ले सके, वो क्या है अपने आप को नेतृत्व की कौशल का विकास हो, क्योंकि जब हम किसी काम के लिए एक समूह में जिम्मेवारी देंगे, नेतृत्व की भावना उसके अंदर आएगी, वो किस काम को करेगा और उसमें करने के लिए यदि वो सीख गया है या फिर वो उसको अच्छी तरह से करने में सफल हो गया तो उसके अंदर एक उत्साह आएगा, आत्मविश्वास आएगा। यदि कितना भी अक्षम बालक है, यदि वो उसको करने में असफल हो जाता है तो उसको क्या है काम से बच होता है, यदि उस काम को करने में सफल हो जाता है तो एक आत्मविश्वास की जो संतुष्टि उसको मिलती है वो उनको कहीं ना कहीं आगे लेकर के जाती है। वो नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है, उसमें जो मिलकर के काम करते हैं तो समायोजन की जो स्किल है उसका भी विकास होता है, समाज में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से सहपाठियों से मिलकर जुल करके रहना है, एडजस्टमेंट कैसे करना है, ये सारी जो स्किल हैं वो एक समावेशी पाठ्यक्रम के अंदर जब सभी बालक विभिन्न प्रकार के बालक एक साथ रह करके कार्य कक्षा में अध्ययन करेंगे, विद्यालय के वातावरण में रहेंगे, तो वो अपने आप को उनसे अलग नहीं समझेंगे और एक समायोजन की जो गुण है उसका विकास उसके अंदर होगा। इसमें समीक्षा संबंधी है, किसी का दोष या गुण के बारे में आलोचना करना, समीक्षा करना, इसके बारे में विकास होता है। तो एक जीवन निर्वाह के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, जो आवश्यक गुण हैं, उसके बारे में इस समावेशी पाठ्यक्रम के अंदर निर्माण होता है। और जो इसके अंदर हमने अध्ययन किया था विकास संबंधी सिद्धांत, तो विकास संबंधी सिद्धांत का मतलब है कि इस जो समावेशी पाठ्यक्रम के अंदर है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है। बच्चे का नैतिक है, बच्चे का क्या अपने कह सकते हैं शारीरिक, मानसिक, है ना, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का जो उसका ऑल ओवर जो विकास है उसको करने का प्रयास किया जाता है कि बच्चा शारीरिक विकास में भी योग्यता रखता है तो उसमें विकास उसकी आध्यात्मिकता के रूप में जितना विकास हो सकता है, नैतिकता उसके अंदर आए, क्योंकि बच्चा जब समाज के अंदर, क्योंकि विद्यालय को एक लघु समाज माना जाता है और उसके अंदर जब रहेगा बच्चों के साथ तो उसके अंदर वो एक सामाजिकता में रहने के लिए किस प्रकार से हम समूह में रहना है, सब का विकास उसके अंदर होता है। तो एक सामाजिकता का विकास भी होता है, नैतिकता के रूप में भी विकास होता है कि हमें बड़ों से किस प्रकार बात करनी है, छोटों से किस प्रकार से बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो क्या है विकास वाली जो सिद्धांत है उसके रूप में वो कार्य करता है। तो कहने का मतलब है इस पाठ्यक्रम के अंदर समावेश समस्त प्रकार का विकास यानी कि सर्वांगीण विकास करने का जो उद्देश्य होता है वो इसके अंदर पूरा होता है। इसके साथ ही हम आगे जो अध्ययन करेंगे मूल्य संबंधी सिद्धांत। मूल्य संबंधी सिद्धांत, तो मूल्य संबंधी सिद्धांत के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि मूल्य संबंधी सिद्धांत क्या होता है। तो 6 पॉइंट हमने आगे अध्ययन कर लिए हैं, तो इसके साथ ही हम अब नेक्स्ट पॉइंट है जो 7वां है मूल्य संबंधी सिद्धांत। मूल्य संबंधी सिद्धांत के अंदर अपने देखें कि मूल्य जो वैल्यूज होती हैं उससे संबंधित भी इसके अंदर ध्यान रखा जाता है। इस पाठ्यक्रम के अंदर जैसे 75 गुणों का विकास करना, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना,
आदि चीज़ें उत्पन्न हो सके, आदि चीज़ों का उस बालक के अंदर विकास हो सके, इस चीज़ का ध्यान उसके अंदर रखा जाता है। यानी कि फैक्ट के साथ साथ यदि अपने कहें कि तथ्यों के साथ साथ मूल्यों का विकास होना जरूरी है, क्योंकि हम सामाजिक विकास के अंदर सामाजिक अध्ययन का अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पे समावेशी शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। तो समावेशी शिक्षा के अंदर हम बालक एक साथ मिलजुल करके रहेंगे, एक साथ अध्ययन करेंगे, वो समाज में रह करके भी, माता घर पे परिवार में भी रहते हैं, आस पड़ोस से भी मिलते हैं। तो उसमें क्या है, जब समावेशी शिक्षा के अंदर बालक विद्यालय में आकर के सभी बच्चों के साथ मिलजुल करके अध्ययन करेगा, तो उसके अंदर एक प्रजातंत्र गुणों का विकास होगा। वो दूसरों की जरूरतों को समझेगा, दूसरे उसकी जरूरतों को समझेंगे, उसमें मदद करेंगे। यदि कोई समस्या आ रही है, यदि किसी और को समस्या आ रही है, तो बालक उसकी मदद करेगा। इस प्रकार से एक प्रजातांत्रिक गुणों का, समानता का, स्वतंत्रता का और कर्तव्य संबंधी जो जागरूकता है, उसका क्या है, उसके अंदर अध्ययन किया जाएगा, या उसके अंदर उस पाठ्यक्रम के अंदर उस प्रकार का समावेश उसके अंदर किया जाता है, ताकि मूल्यों संबंधी भी जो वैल्यूज हैं उसका भी उस बालक के अंदर विकास हो सके। तो इसमें ये लिखते हैं, अपने कह सकते हैं कि इसके साथ नैतिक, मानवीय मूल्यों से संबंधित सामग्री का समावेश किया जाता है, जैसे अक्षम, अपवंचित, सामान्य छात्र एक दूसरे के प्रति सहयोग और सद्भावना का विकास कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है संश्लेषण एंड विश्लेषण का सिद्धांत। संश्लेषण एंड विश्लेषण का सिद्धांत। तो इसके अंदर अपने कह सकते हैं कि इसमें जो पाठ्यक्रम में निर्माण उपयोग दोनों में ही संश्लेषण और विश्लेषण का प्रक्रिया का समावेश किया जाता है। इसमें जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को संश्लेषित करके फिर उसको विश्लेषित करके उसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, यानी कि उसका टुकड़ों में बांटना, फिर उसको इकट्ठा करना, संश्लेषण विश्लेषण। एक प्रकार से उस पाठ्यक्रम के अंदर सभी खंडों का वाइज अध्ययन करने के बाद में उसको एक समग्र रूप में अध्ययन उसके अंदर किया जाता है। फिर समग्रता के रूप में भी धीरे धीरे उसको भी विश्लेषण के रूप में भी लेके जाया जा सकता है। तो इसमें जो भी उचित लगता है अपने को संश्लेषण और विश्लेषण की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे कि जो पाठ्यक्रम प्रभावी हो सके। तो जिसमें प्रभावी होने के साथ साथ वो बच्चों को समझ में आ सके, खंडों में विभाजित करने के बाद में फिर उसका इकट्ठा करना, एक विश्लेषण है, एक पूरा जो बड़ा कॉन्सेप्ट है उसको कुछ भागों में बांट देना, जिससे कि बालक उसको स्टेप बाय स्टेप सीख सके। इस प्रकार का ध्यान इसके अंदर कहा किया जाता है। तो जो मनोविज्ञान सिद्धांतों या गतिविधियों का जो संश्लेषण है वो क्या है, विश्लेषण, उसके अंदर दोनों प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिस प्रकार से कि पाठ्यक्रम प्रभावी हो सके। यदि उस पाठ्यक्रम के अंदर बालकों को संतुष्टि नहीं होती तो वो उदाहरण परिवर्तन भी उसके अंदर किए जा सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत। तो उपयोगिता के सिद्धांत का तात्पर्य यही है कि जो पाठ्यक्रम है वो उपयोगी होना चाहिए, सभी बालकों के लिए उपयोगी होगा, तभी वो पाठ्यक्रम है सार्थक होगा। तो सभी बालकों के लिए उपयोगी होता है। जिन समावेशी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा, समावेशी पाठ्यक्रम के अंदर सभी बालकों का ध्यान रखा जाएगा। सभी बालकों को ध्यान नहीं रखा जाएगा तो इसका मतलब वो पाठ्यक्रम के अंदर एक समावेशी पाठ्यक्रम नहीं है, उसमें एक सामान्य पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ है। समावेशी पाठ्यक्रम के अंदर उपयोगिता विविध पक्षों का ध्यान रखा जाता है। पाठ्यक्रम में एक समान छात्रों के लिए नहीं होता, वरन अक्षम छात्र, अपवंचित छात्र, पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ साथ सामान्य स्तर के छात्रों का भी ध्यान उसके अंदर रखा जाता है। तो पिछड़े बालकों का भी ध्यान रखा जाता है और सामान्य बालकों के स्तर का भी ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार उपयोगिता के स्वरूप को व्यापक विचार विमर्श करने के बाद ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो एक उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी होती है वो सभी बालकों के लिए होती है, यानी कि सभी बालक, चाहे वो अक्षम बालक है चाहे सामान्य बालक है, सभी के लिए उपयोगी होगा, तभी वो पाठ्यक्रम समावेशी कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, नहीं तो सामान्य पाठ्यक्रम निर्माण हो जाएगा। तो इसी सिद्धांत पर समावेशी पाठ्यक्रम काम करता है कि चाहे वो अक्षम बालक है, चाहे वो अपवंचित बालक है, चाहे वो सामाजिक रूप से पिछड़ा बालक है, चाहे वो सामान्य बालक है, सभी के लिए उपयोगी है। तो उसी पाठ्यक्रम को हम समावेशी पाठ्यक्रम कहेंगे।
तो यही सिद्धांत पर कार्य करता है समावेशी पाठ्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सार्वभौमिकता का सिद्धांत तो सार्वभौमिकता के सिद्धांत के अंदर अपने कहते हैं कि यह जो समावेशी पाठ्यक्रम है वो यूनिवर्सल होता है, सभी तथ्यों को शामिल कर सम्मिलित किया जाता है, इसमें अधिकतम परिस्थितियां उपयोगी सिद्ध हो सके। शिक्षण विधियों से संबंधित विविध नवाचारों को समावेशी पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा एक और तो पाठ्यक्रम आधुनिक बनता है और दूसरी ओर क्योंकि इसके अंदर सभी चीज़ों का चाहे वो कहीं भी हो वो पाठ्यक्रम समान रूप से प्रभावी होता है, क्योंकि जो भी अक्षमता है चाहे वो विदेश में है चाहे किसी कंडीशन में है, वो एक क्षमता की जो आवश्यकता होगी वो लगभग एक जैसी होगी ना। पिछड़ा बालक है चाहे वो विदेश में रह रहा है चाहे भारत में रह रहा है चाहे किसी और कहीं भी क्षेत्र में रह रहा है, तो उसकी जो आवश्यकता है उसकी जो योग्यता है वो मानसिक जो पिछड़ा बालक है तो उसकी योग्यता है वो एबिलिटी है वो कम से कम समान होगी। उसके लिए एक समावेशी पाठ्यक्रम सार्वभौमिक पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ेगी ताकि वो उस बालक को अध्ययन करने के लिए किसी भी जगह पर अध्ययन करे वो समान रूप से कर सके। तो इस प्रकार से समावेशी पाठ्यक्रम सार्वभौमिक होता है। तो इसी प्रकार से जो शारीरिक विकलांग बालक है तो उसको एक सफल बनाने के लिए जैसे व्यायाम करवाना, उसकी जो एक्सरसाइज हो सके वो लगभग सभी देशों के अंदर समान होनी चाहिए। उसके लिए एक जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो समान हो जाएगी। इस प्रकार से कोई दृष्टि दोष है तो उसके लिए प्रयास समान हो सकते हैं, श्रवण बाधित है तो उसके लिए पाठ्यक्रम का जो रूप होगा वो समान होगा, तो सार्वभौमिकता होगी। फिर है आधुनिकता का सिद्धांत। आधुनिकता का सिद्धांत तो आधुनिकता के सिद्धांत के तहत है कि आज का जो समावेशी पाठ्यक्रम है वो आधुनिकता पर आधारित होता है, आधुनिकता के आधार पर है, जिससे कि शिक्षण विधियों का नए विचार नवाचारों का समावेश उस पाठ्यक्रम के अंदर किया जाता है। नई जो शिक्षण विधियाँ आती हैं उसका उसके अंदर समावेश किया जाता है, तो उसको पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाया जाता है। तो जो पुरानी शिक्षण विधियाँ उसको छोड़ करके नई नई जो शिक्षण विधियाँ आती हैं, नया प्रकरण आते हैं, नए जो टेक्निक आती है यानी पद्धतियाँ कहते हैं उसको जो आती है उसका उसके अंदर समावेश किया जाता है। तो जिससे कि संभावना होती है कि वो एक पाठ्यक्रम आधुनिक बन सके जो कि आधुनिकता की आवश्यकता को पूरा कर सके। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है जिससे कि छात्र के व्यक्तिगत रूप से शैक्षिक और अशैक्षिक जो जरूरतें हैं या आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जा सके। आगे है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत निरंतर विकास के सिद्धांत का अर्थ यही है कि जो समावेशी पाठ्यक्रम में उन अनुसंधान व निष्कर्षों का समावेश किया जाता है जिसमें समावेशी शिक्षा और समावेशी विद्यालय संबंधित होते हैं उन तथ्यों को हटाया जा सकता है जो कि उसके लिए उपयोगी होते हैं। तो उस पाठ्यक्रम का निरंतर विकास किया जाना, जो अनुपयोगी है उसको हटाया जाए, जो उपयोगी है उसको लागू कर दिया जाए, तो पाठ्यक्रम निरंतर विकास होता रहता है। निरंतर उसका विकास होने से जो नए नए विचार उसके अंदर आते हैं, जो नई नई उपयोगिता उसके अंदर आती है जो कि बालकों के लिए उपयोगी होती है। इस प्रकार से नए नए अवसरों का नए नए अंतराली संस्थाओं द्वारा समावेशी पाठ्यक्रम में जिन तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है, सुझाव दिया जाता है या उसको उसको सम्मिलित करने के बाद में एक नया पाठ्यक्रम का निर्माण होता है जो कि उसके लिए उपयोगी हो। आगे है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सिद्धांत तो समावेशी पाठ्यक्रम है वो सभी बच्चों के लिए निर्माण किया जाता है। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा था कि जो समावेशी पाठ्यक्रम के अंदर जो अक्षम बालक हैं उनके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर काम किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम किया जाता है, जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, इन्होंने इन बालकों के विकास के लिए कई
सम्मेलन किए, कई बातें नई नई उसके अंदर लागू की, किस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से समान अधिकार मिलने चाहिए और जिससे कि वो बालक आत्मविश्वास रूप से कार्य कर सके। तो उन्हीं चीज़ों का सहयोग लेना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सुझाव दिए गए हैं, विचार विमर्श किए गए हैं, वो समावेशी पाठ्यक्रम के अंदर लागू होते हैं। इसमें विविध देशों के शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक अपने अपने अनुभव और समस्या समाधान आदि प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे का जो देश में सहयोग उत्पन्न होता है, सहयोग मिलता है और एक अच्छा पाठ्यक्रम का निर्माण इसके अंदर होता है जो कि सभी के लिए उपयोगी होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जो वो इसके अंदर लिया जाता है, क्योंकि जो समस्या होती है, अक्षम बाल की समस्या होती है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब इसके लिए सोचा जाएगा, पूरा विश्व उसके बारे में सोचेगा, अपने अपने सुझाव देंगे, अपने अपने देश के वैज्ञानिक है उसके सुझाव देंगे, तो जो भी सुझाव उसके लिए अच्छे माने जाएंगे वो उसके अंदर लागू किए जाते हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी इसके अंदर लिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर इसको देखा जाता है कि जो बालक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस प्रकार का समावेशी पाठ्यक्रम होना चाहिए और ताकि वो सभी बालकों के लिए उपयोगी हो सके। आगे है जो लास्ट पॉइंट अपने लिखेंगे वो है मूल्यांकन संबंधी सिद्धांत। मूल्यांकन संबंधी तो मूल्यांकन का मतलब ये है इसका मूल्यांकन किया जा सके, यानी कि कोई भी विधियां हैं जिनको एक चीज फाइनल नहीं होती, इसका समय समय मूल्यांकन करके इसको परिवर्तन किया जा सकता है। किस प्रकार का पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यक्रम ने लागू किया है क्या वो सभी बातों के लिए उपयोगी है। यदि उसका मूल्यांकन करने के बाद हमें सुधार जरूरी है तो हम उसका विकास के रूप में उसका सुधार करेंगे, नए नए विषय लागू करेंगे, कोई संस्कृति को शैक्षिक कार्यक्रम के आधार पर उसके अंदर जो भी परिवर्तन करने आवश्यक है उसको समय समय पर लागू करेंगे। इस आधार पर जो मूल्यांकन संबंधी सिद्धांत इस पर कार्य करता है कि इसका समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है। तो यही बात है कि मूल्यांकन संबंधी सिद्धांतों के बारे में समावेशी पाठ्यक्रम के अंदर विविधता और परिवर्तन का सिद्धांत प्रयोग में लाया जाता है कि जो भी विविधता है या परिवर्तन करना है उसमें किया जाता है। समावेश पाठ्यक्रम में मूल्यांकन में विविध विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे निबंध लेखन, प्रस्तुतिकरण, चार्ट करना, समूह कार्य करना, पत्रिका प्रकाशन, विद्यालय संबंधी संस्कृति, शैक्षिक कार्यक्रमों में छात्रों की सहभागिता आदि। ये सभी मूल्यांकन विधियाँ सामान्य से पृथक होती हैं, तो इस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। इसमें सभी छात्र एक साथ अपनी अपनी रुचि के अनुसार सहभागिता को प्रदर्शित करते हैं। तो उसके अंदर वही भी चीज़ें हैं कि जिस प्रकार से बालकों के अंदर हमें अलग अलग प्रकार की रुचि को उसका मूल्यांकन करना है, तो उसी प्रकार से समावेश पाठ्यक्रम के अंदर भी उसके अंदर मूल्यांकन किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकते हैं। वही बात आ गई, इसके साथ साथ आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन करने के साथ ही जो नई चीज़ इसके अंदर जोड़नी है वो उसमें जोड़ी जाती है, जो उसके लिए उपयोगी नहीं है उसको हटाया जाता है। तो अनेक प्रकार की विधियाँ अपनाते हुए बच्चों को उसके अंदर विकास करने का पूरा मौका दिया जाता है और विभिन्न प्रकार की विधियों का जो मूल्यांकन की जो विभिन्न प्रकार की विधियाँ हैं इसके अंदर समावेश करते हुए बच्चों का मूल्यांकन भी इसके अंदर किया जाता है। तो आज आपने जो देखा है उसमें अपने 6 पॉइंट पहले अध्ययन कर लिए थे। फिर मूल्य संबंधी सिद्धांत, मूल्य का मतलब है नैतिकता है, सामाजिकता है, इनका समावेश किया जाता है। संश्लेषण और विश्लेषण के आधार पर काम करना, खंडों में विभाजित करके उसको विश्लेषित करना या एक बड़े टॉपिक को विश्लेषण के आधार पर बच्चों को खंडों वाइज समझाना, इन चीज़ों का भी इसके अंदर ध्यान रखा जाता है। उपयोगिता जो संबंधी सिद्धांत है कि बालक सभी बालकों के लिए उपयोगी, चाहे अक्षम बालक है चाहे वो सामान्य बालक है। सार्वभौमिकता पूरे विश्व के अंदर उसके सार्वभौमिकता के आधार पर कार्य किया जाता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्या होती है वो लगभग सभी सेम होती है अक्षम बालकों की, उसके आधार पर भी सार्वभौमिकता का इसके अंदर ध्यान रखा जाता है कि सभी स्तर पर वो समान रूप से लागू हो। आधुनिकता जो आधुनिकता के आधार पर जो चीज़ें उपयोगी है उसको लागू करने, नए नए विचार, नए नए शिक्षण विधियों का उपयोग इसके अंदर किया जाता है। तो इसके अंदर निरंतर विकास है, जो चीज़ें पुरानी हैं हटाई नहीं होगी वो हटाई जाती है और इसके अंदर नई चीज़ें लागू करनी है। तो इसके प्रकार से पाठ्यक्रम का निरंतर विकास होता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सिद्धांत, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मतलब यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कई देशों के वैज्ञानिक हैं वो समय समय पर इसका सुझाव देते हैं, नए नए घोषणाएं करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषणाएं करती हैं, उनको लागू किया जाता है, उनको ध्यान में रख करके समावेशी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। फिर मूल्यांकन के अंदर कई प्रकार की विधियाँ हैं, जैसे कि मूल्यांकन में बच्चों को मूल्यांकन
किया जाता है, जिससे कि हमने बात की थी कि इसमें 4 टैब, सूत्रीकरण है, निबंध लेखन है, जिस प्रकार से वो रुचि रखता है बालक उसका अध्ययन किया जाता है। और उसके साथ साथ पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है, जो चीज़ जरूरी है वो उसके अंदर रखी जाती है, और जो नई चीज़ आती है आवश्यकता के आधार पर उसका उसके अंदर समावेश किया जाता है, जो आवश्यक चीज़ होती है उसको उसके अंदर लागू किया जाता है। तो पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है। तो आज हमने समष्टि पाठ्यक्रम के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया है। तो आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें कुछ नया विषय लेकर के आएंगे, नए प्रकरण पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।